Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th history our past volume 2nd and students chapter number 4. Okay, and the chapter number 4 is the Mughal Empire, Mughal Samraj. And students, this is video 1 of chapter number 4 class 7th history. So let's start students. All right. The Mughal Empire. Empire means Samraj. Empire means Samraj. Mughal. Okay. The Mughal Empire, Mughal Samraj. So let's reading start. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Okay. Quite in contrast to their procedures, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. Okay, so ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Okay, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मिडिल एज की, ओके, मध्य युग की अगर हम बात करें, मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों की संस्कृतियों, उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि भारतीय महाद्वीप डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यहाँ के कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ का हैबिटेशन, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, बट पूरा भारत एक नेशन के रूप में यूनाइट है, जुड़ा हुआ है। तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों की संस्कृति में इतनी विविधताएं थी, शासन करना वाकई में वास्तविक रूप से बहुत ही कठिन कार्य था। ओके, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रोसीजर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. Okay, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, ओके, मीन्स कि जो उनके पूर्ववर्ती थे, जो पहले उनसे पहले जो शासन करे थे, तो अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक अलग साम्राज्य की स्थापना करी और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव हो पाता था। ठीक है। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. All right, और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, ऑल राइट, लेटर हाफ यानी उत्तरार्ध, तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया, एक्सपेंड किया अपने राज्य को। अंटिल इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 17वीं शताब्दी में लगभग उन्होंने पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज of governance that outlasted their rule. Okay, they imposed a structure of administration. उन्होंने प्रशासन का जो ढांचा था तथा शासन संबंधी जो भी उनके विचार थे, आइडिया ऑफ गवर्नेंस, शासन से संबंधित विचार और जो उनका प्रशासनिक ढांचा था,
ठीक है, उनका जो प्रशासन का जो ढांचा था वो लोगों पर इम्पोज किए, लागू किए, कि वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे. ओके, आउटलास्टेड देयर रूल, लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. ओके, और यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले जो उनके शासक थे, ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी थे, अपने को अछूता न रह सके. ऑलराइट, टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली. आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को, रामपार्ट्स मीन्स वहाँ की प्राचीर से, ठीक है, उसका जो मेन एरिया होता है वहाँ से वे एड्रेस करते हैं, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री जो भी होते हैं प्रधानमंत्री करंट में, तो वे क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जो कि दिल्ली का लाल किला है, लाल किले की प्राचीर से, जो वहाँ का मुख्य आंगन है, प्राचीर से राष्ट्र को संदेश देते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं. आप देख सकते हैं लाल किले की पिक्चर. ओके, लाल किले की फोटो. नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, Who were the Mughals? ओके, मुगल कौन थे, अब हम पढ़ेंगे मुगल कौन थे. तो चलिए पढ़ते हैं. The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. Okay, from their mother side they were descendants of Genghis Khan, died 1227. The Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father sides they were the successor of Timur, died 1404. The ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. Okay, however the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. Alright, it was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. Okay, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. तो चलिए पढ़ते हैं कि मुगल कौन थे. ओके स्टूडेंट्स, द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स. ओके, मुगल दो महान शासक वंशों के, ओके, lineages मीन्स शासक वंश, ठीक है, के वंशज थे. ऑलराइट, द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स. मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे. फ्रॉम देयर मदर साइड, अपनी माँ की ओर, ठीक है, माता की ओर से, दे वर डिसेंडेंट ऑफ गंगेज खान, माता की ओर से वे मंगोल शासक गंगेज खान, ठीक है, गंगेज खान द मंगोल रूलर, जो कि कौन थे, मंगोल शासक थे, वो रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, जिन्होंने चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया था, उनके उत्तराधिकारी थे. ओके, तो कौन थे मुगल्स? फ्रॉम देयर मदर साइड्स दे वर डिसेंडेंट ऑफ गंगेज खान द मंगोल रूलर who ruled over parts of China and Central Asia. ओके, माता की ओर से मंगोल शासक के चंगेज खान, ठीक है, वे मंगोल शासक चंगेज खान के, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे. ओके, फ्रॉम देयर फादर्स साइड, पिता की ओर से they were the successors of Timur. Okay, died 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. All right, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ओके, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे.
ऑलराइट, तैमूर के क्या थे, वंशज थे, द रूलर ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न डे तुर्की। हावेवर द मुगल्स डिड नॉट बिलीव टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। ऑलराइट, हालांकि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था? दिस वॉज बिकॉज गंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्केयर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। वह इसलिए वे अपने को मंगोल कहलाना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी। ठीक है, सैकड़ों इन्यूमरेबल पीपल, सैकड़ों व्यक्तियों के हत्याकांड से, नरसंहार से संबंधित थी। किसकी? चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ। ऑलराइट, इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक, ओके, उज़्बेक देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। ऑलराइट, और यह उज़्बेकों मीन्स कि एक तो वह चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, दूसरा यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। किसकी? मुगलों के प्रतियोगी कौन थे? कॉम्पिटिटर उज़्बेक थे, उनसे भी संबंधित थी। ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर द मुगल्स वर proud of their Timurian ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। और दूसरी ओर स्टूडेंट्स, दूसरी ओर मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिद एंसेस्ट्री। ओके, तो दूसरी ओर तैमूर के वंशज होने पर वे गर्व अनुभव करते थे। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398, ज़्यादा इसलिए वे गर्व अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने, तैमूर ने, जो कि उनके महान पूर्वज थे, उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ऑलराइट, मुगल मिलिट्री कॉम्पैंड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मुगल मिलिट्री कॉम्पैंड मीन्स, मुगल मिलिट्री मीन्स सैन्य, कॉम्पैंड मीन्स अभियान। मुगल सैन्य अभियान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पेयर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Farghana in 1494. When he was only 12 years old, he was forced to leave. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. Okay, the Uzbeks, after a year of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. All right, students, तो चलिए पढ़ते हैं मुगल सैन्य अभियान के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको मालूम है फर्स्ट मुगल एम्पेयर कौन थे? बाबर। ठीक है, तो पहले मुगल शासक बाबर, जिनका जन्म 1526 से उन्होंने 1530 तक, ठीक है, उनको क्या था? उत्तराधिकार प्राप्त किया था उन्होंने। तो प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 to 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरघाना इन 1494। तो प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, व्हेंस ही वॉज ओनली 12 years old, तब वे केवल 12 वर्ष के थे। ओके, ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, द उज़्बेक्स। ओके, तो मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ओके, आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। और काफ़ी वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और 1526 में उन्होंने 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया, एट पानीपत, एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे पर कर लिया। तो बाबर स्टूडेंट्स जो कि पहले मुगल शासक थे, उन्होंने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो वे उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, मंगोलों की जो दूसरी
दूसरी शाखा थी उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जो विरासत में उनको गद्दी मिली थी उसे छोड़ना पड़ा। फिर अनेकों वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया उन्होंने, और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ओके, Table 1 chart some of the major components of the Mughals. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Okay, note the relationship. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. See also chapter 7. The Sikh. See also chapter 8 and 10. And Mewar and Marwar. See also chapter 9. How was Humayun's relationship with Safid Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign and hostilities, okay, hostilities in the Deccan? All right, तो टेबल 1 चार्ट, अब टेबल 1 जो चार्ट है स्टूडेंट्स अभी हम उसे देखेंगे। तो टेबल तालिका 1 में जो हमने देखा था मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि कैसे मुगल के पूरी तालिका बनाई गई है कि कौन कौन से मुगल ने क्या क्या सैन्य अभियान किए थे। जो उनके प्रमुख सैन्य अभियान है टेबल 1 में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो टेबल तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। स्टडी इट केयरफुली, ध्यान से इसे पढ़िए, एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, और क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई रिवीजन या कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं, कोई चीज़ रिपीट हुई हो। यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि अफगान जो थे मुगल सत्ता के लिए एक तात्कालिक खतरा थे। ठीक है, इमीडिएट थ्रेट थे, थ्रेट मीन्स खतरा, धमकी, चेतावनी, इमीडिएट मीन्स तत्कालिक। ओके, तो मुगल अफगान जो थे मुगल सत्ता के लिए एक तात्कालिक खतरा थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। और स्टूडेंट्स, अहोम और मुगल के बीच में जो रिलेशनशिप थी, जो संबंध थे, ठीक है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। एंड द सिख एंड मेवार एंड मारवाड़। ओके, तो आपको देखना है कि मुगलों और अहम, सिखों और मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, हाउ वॉज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। और आपको ये भी देखना है कि सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, ये भी आपको देखना है। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेजिन एंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन। ठीक है, और क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकोंडा से लेकर गोलकोंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत कैसे हो पाया, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स फिगर 4 आप देख सकते हैं। फिगर 4 आप देखिए, कैनन्स वर ऑन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिगर 4 में कि फिगर 4 में क्या दिखाया गया है। आप देखिए, कैनन्स दिखाई गई हैं, बड़ी बंदूकें दिखाई गई हैं, तोप दिखाए गए हैं। तो युद्ध 16वीं शताब्दी में, ओके, 16th सेंचुरी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फिगर 3 मुगल आर्मी। ओके, मुगल आर्मी ऑन कैंपेन। हम देख रहे हैं मुगल फौज क्या है, अभियान में है। ऑलराइट, तो क्या है इसमें, मुगल फौज अभियान में गन पाउडर। ठीक है, एक बार हम गन पाउडर भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। टेक्नोलॉजी was brought to India for warfare in the 14th century. Firearms were used for the first time in regions such as Gujarat, Malwa and Deccan and was used by Babur in early 16th century. Okay students, तो युद्ध में प्रयोग होने वाले जो बारूद थे, बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्र, जितने भी वारफेयर थे आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे
पठारों में हुआ। ओके, एंड आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हियर वन पेंटिंग वी कैन सी। आप देखिए पेज नंबर 46 में एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग दिखाई गई है दरबार की। तो देखिए क्या है ये, अ मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1702 to 1712 ऑफ तिमूर, ओके, हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्पेयर्स। तिमूर इज इन द सेंटर एंड ऑन हिज राइट हिज सन मिरान शाह, द फर्स्ट मुगल emperor, Babar's great great grandfather, and then Abu Said, Babar's great grandfather. To the left of Timur are Sultan Muhammad Mirza, Babar's great grandfather, and Umar Sheikh, Babar's father. The Mughal emperor Babar, Akbar and Shah Jahan are the third, fourth and fifth individuals, and Timur writes on his left. In the same order are Humayun, Jahangir and Aurangzeb. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम एक मिनिएचर स्टूडेंट्स एक मिनिएचर पेंटिंग देख सकते हैं, एक लघु चित्र हम देख सकते हैं। तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र है। किसका लघु चित्र है? तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राट। ओके, तैमूर इज इन द सेंटर एंड ऑन हिज राइट हिज सन मिराज शाह। देखिए तैमूर जो है सेंटर में बैठे हुए हैं, उनके पुत्र मिराज शाह द फर्स्ट मुगल एम्पेयर, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो मध्य में तैमूर हैं, उनके दाहिनी ओर उनका पुत्र मिरन शाह है जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा, मतलब ग्रेट ग्रेट परदादा हम जिसे कह सकते वे थे। और उसके बाद स्टूडेंट्स अबू सैद बाबर के दादा, तैमूर की बाईं ओर, ओके, एंड सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति, ठीक है, तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उनके दाहिनी ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो ये पेंटिंग आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, डू यू थिंक दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द मुगल्स क्लेम्ड किंगशिप एज अ ब्राइट राइट? ओके, तो क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे? ओके, नाउ टेबल 1 स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे जिसमें कि टेबल 1 में सभी लोगों को दिखाया गया है मुगलों के सैन्य अभियानों के साथ। ठीक है, तो मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान क्या थे, तो ये इस टेबल 1 में दिखाया गया है। चलिए हम इस पर नज़र डालते हैं मुगलों के सैन्य अभियानों के बारे में। ओके, टेबल 1 मुगल एम्पेयर्स, ठीक है, तालिका 1 मुगल एम्पेयर्स यानी मुगल सम्राट और इनके मेजर कॉम्पेंस एंड इवेंट्स। मेजर कॉम्पेंस प्रमुख अभियान, एंड इवेंट्स घटनाएं। ओके, बाबर 1526 to 1530 इन्होंने अपना शासनकाल यहाँ पर किया था। ओके, 1526 defeated इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। ठीक है, 1526 से 1530 में इन्होंने 1526 में डिफीट हराया इब्राहिम लोदी। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया और उसके अफगान समर्थकों को भी, एंड हिज अफगान सपोर्टर्स, और उसके अफगान समर्थकों को भी हराया। 1527 में डिफीटेड राणा संगा राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खनवा। ओके, और 1527 में उन्होंने खनवा में राणा संघा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया, एलाइज एट खनवा। ठीक है, खनवा में उन्होंने राणा संघा, राजपूत राजाओं और उनके जितने भी समर्थक थे, एलाइज जितने भी संधि जिनके साथ ही, उन सभी को हराया। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को डिफीट किया, हराया। स्टेबलाइज्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया बाबर ने। ओके,
तो ये तो एक बहुत प्रमुख सैन्य अभियान था 1526 से लेकर 1530 के बीच में। ओके, अब सेकंड अभियान हम देखते हैं हुमायूं के शासनकाल में स्टूडेंट्स। हुमायूं उसके बाद आए 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर 1555 से लेकर 1556 तक उन्होंने शासन किया। ओके, तो पढ़ते हैं, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस। ओके, प्रोविंस मीन्स प्रांत। ओके स्टूडेंट्स, तो हुमायूं ने अपनी इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस मीन्स वसीयत को, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, अपने पिता की वसीयत के अनुसार उनका जो भी इनहेरिटेंस था, जो भी संपत्ति थी, जो भी जायदाद थी, उसको डिवाइड किया, उसका बंटवारा किया। ओके, हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, उनके भाई को, ठीक है, प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। ऑलराइट, प्रत्येक भाई को क्या क्या मिला? एक एक प्रांत मिला। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। ओके, और स्टूडेंट्स, उनके भाई जो मिर्जा कामरान थे, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। ठीक है, वो स्लो हो गया अपने कॉम्पिटिटर्स, जो कि कौन से कॉम्पिटिटर्स थे? अफगान प्रतिद्वंदी थे, उनके सामने वे क्या हो गए? स्लो हो गए। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। ओके, हुमायूं को 2 बार डिफीट किया गया। ठीक है, हुमायूं को किसने? शेर खान ने हुमायूं को 2 बार, एक तो चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540 में हराया। ओके, और इन पराजयों से उसे ईरान भागने को, फ्ली टू ईरान भागने को बाध्य कर दिया गया। ओके, नंबर सेकेंड, तो 1540 में वो कहाँ चला गया? ईरान में चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1555 में वे आया। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द साफाविद शाह, और ईरान में, ठीक है, ईरान में हुमायूं ने साफाविद शाह की मदद ली। ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555, उसने फिर से 1555 में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, पुनः कब्जा किया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग, और बाद में उस इमारत में, अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो हुमायूं ने कब शासन किया था दिल्ली में? 1530 से 1540 में, और फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक उसने शासन किया, और उसमें 56 में उसको इसी इमारत में एक एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर आए स्टूडेंट्स 1556 में आए अकबर। ठीक है, तो अकबर वॉज 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. Okay, तो उसका शासनकाल 3 भागों में डिवाइड है। चलिए पढ़ते हैं। अकबर वॉज 13 years old, अकबर 13 वर्ष का था जब वह सम्राट बना। ओके, His reign can be divided into 3 periods. Alright, उसके शासनकाल को 3, reign मीन शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग था स्टूडेंट्स 1556 से लेकर 1570। ओके, Akbar became independent. Okay, Akbar became independent of the regent Bayram Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. Okay, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1556 से 1570 में अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। ओके, तो 1556 से 1570 में के मध्य अकबर अपने संरक्षक, जो उनके क्या थे? संरक्षक थे, जिनका नाम बैरम खान था, और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गए। ओके, क्या हो गए? वहाँ से फ्री हो गए। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। ओके, और उसने
उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए क्या चलाए, सैन्य अभियान चलाए, एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज्बेक्स। ओके, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियान चलाए। 1568, ओके, इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized and in 1569 रणथंबोर। ओके, और स्टूडेंट्स 1568 में, ठीक है, 1568 में जो सिसोदिया थे, ठीक है, सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ फिर से सीज कर दी गई चित्तौड़, और 1569 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया गया। ओके, फिर आई दूसरा पीरियड उनका था 1570 से 1585, 1570 से लेकर 1585 में। ओके, मिलिट्री कॉम्पेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कॉम्पेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ओके, दीज कॉम्पेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट टू मिर्जा हाकिम। ऑलराइट, फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के, ठीक है, गुजरात के जो विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, ईस्टर्न बिहार, पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, और 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और जटिल कर दिया। फिर तीसरा समय आया स्टूडेंट्स अकबर का 1585 से 1605 तक, ठीक है, 1585 to 1605। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, कॉम्पेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, कांधार वॉज सीज्ड from Safavids, Kashmir was annexed, as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started and Berar, Khandes and parts of Ahmednagar were annexed. Okay, in the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir. Okay, तो 1585 से 1605 की अगर हम बात करें तो इसके मध्य अकबर के साम्राज्य का बहुत अधिक एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। कॉम्पेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और विभिन्न प्रकार के अभियान भी क्या किए गए, चलाए गए, लॉन्च किए गए, ठीक है, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। एंड कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द साफाविड्स, कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। ओके, और सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया, और मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। कॉम्पेन्स इन द दक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, ठीक है, उसके बाद दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, और बरार, खानदेश और अहमदनगर, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, तो बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्यों में मिला लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेजिन, ठीक है, उनके शासनकाल के अंतिम वर्ष में अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्पेयर जहांगीर। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो अपने शासन के अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण क्या हो गई, लड़खड़ा गई, और यही सलीम जो थे जिन्होंने अकबर की सत्ता को लड़खड़ाया, तो यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बन गए। ओके, सो नाउ टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ टुमारो आई विल बी बैक with another topic of this chapter. So till then students, take care, bye bye, revise your work, learn your work, all right, and take care, stay safe students. Thank you very much. I will be back tomorrow. Bye bye.